देखो, मैंने कल आप लोग को एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर के बारे में अधिकतर चीज बता दी थी। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पढ़ाने से पहले कुछ आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है। आशीष तुम बताओ, सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है? बोलो, सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? बोल, तुम बताओ, बताइए आप लोगों में से। रुको तुम, सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस। साक्षी, सुमित बता। ठीक है, कौन कौन से 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका आप नाम बता सकते हैं? कोई 2 मेन गैस है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन सा है? बोलो बोलो। मीथेन, ओजोन तीसरा है ना। मीथेन दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होता है। हाँ, 3 गैस, तो एक तीसरे में ओजोन भी आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, शायद साक्षी ने पूछा था कि अगर ऑक्सीजन का लेवल अधिक बढ़ जाए तो क्या होता है। तो साक्षी ही समझाएगी क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो ज्ञानी आदमी। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर जैसे हमने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमने ले लिया तो हमारे लंग्स को उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा और फिर हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी। एक पॉइजनस जहरीली गैस हमारे लिए बन जाएगी। ठीक है, बीमार हो जाएंगे, कफ जैसे प्रॉब्लम हमें। और एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एटमॉस्फेयर में जो हमारी लेयर एटमॉस्फेयर की वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, जिससे सनलाइट अच्छे से नहीं आ पाएगी। जी, देखो जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप जहां बैठे हो इसके ऊपर हवा की लेयर किस तरह, कैसे, विश्वास करिए इसको 6 क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th 10th 9th 8th क्लास को इस क्लास भी जानता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। आप लोग इसको ऐसे दिमाग में रखिए कभी भूल ना पाए, इसलिए मैं ना इसको मैप बना करके आपको बोर्ड पे वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है बेटा, थोड़ा धीरे बोलिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग बस लाइन पे बने रहिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसके बाद रिकॉर्ड करते हैं इसको। देखिए, बुक है किसी पास ज्योग्राफी की? देना। वो नहीं, वो नहीं, अरे हिंदी संस्कृत को दिक्कत नहीं। चैप्टर कौन सा था ये? ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं बेचारे को, अभी ले जाना है, काम कर रहे हैं, अभी कर लेना। सर रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दो। अभी कर रखी है, स्टॉप ही कर रखी है। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हो रही है। अच्छा, शुरू से सुन लो।
फिर से शुरू से देखिए, नीचे आपको देख रहे हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, है ना। सर आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अब साफ आ रही है? आ जाएगी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल जो होता है 10 से 13 किलोमीटर की हाइट तक होता है, जहां आप बैठे हो धरती है उसके आगे ऊपर तक। यहाँ पे हम जो ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन या जितनी चीजें सारी की सारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। माउंटेन, जितने पेड़ पौधे, सब कुछ इसी में है। यहीं पर क्लाउड देखने को मिलेगा, बादल देखने को मिलेंगे, बारिश, ओले, आंधी तूफान, सब कुछ यहीं देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो 13 या 10 किलोमीटर के बाउंड्री पे ट्रोपोपॉज होता है, यह क्षोभ सीमा। ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर और नीचे ट्रोपोस्फीयर के बीच की बाउंड्री होती है। देख लिख रखा है ना, स्ट्रेटोस्फीयर और नीचे ट्रोपोस्फीयर, इसकी बाउंड्री जो लाइन जो है इसको ट्रोपोपॉज करते हैं, एक बाउंड्री होती है। अब स्ट्रेटोस्फीयर की क्या खासियत है, यहाँ हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, समताप मंडल, एक ही जैसा मौसम रहेगा, ना तो बादल, आंधी तूफान, बारिश, ओले, कुछ भी यहाँ नहीं होते। इस कारण से, कीप कट, धीरे बोलिए आप लोग। इसी कारण से यहाँ पर सारे के सारे एरोप्लेन फ्लाई करती है, एरोप्लेन या जो भी हवाई जहाज के यहाँ उड़ने में के लिए सही यहाँ पे मौसम रहता है, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फीयर इसलिए है बेटा, उसमें क्या दे रखा है हाइट उसकी, ओजोन मंडल की 32 से 25। बुक लेके आओ 2 मिनट। अच्छा, मेसोस्फीयर ना, ले जाए, हो जाएगा, बस 1 सेकंड देखना। गलत दे रखा है। गलत है तुम्हारे, देखो। तो स्ट्रेटोस्फीयर की खासियत आपने देख ली। स्ट्रेटोस्फीयर में 50 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेटोपॉज है, मतलब कि समताप सीमा, और इसी के आसपास 50 किलोमीटर की हाइट पर ही 32 से 50 किलोमीटर के हाइट पे, मैं आपको बता दूं, नोट कर लेना आप लोग, गलत है बुक में, 80 किलोमीटर के ऊपर नहीं, 32 से 50 किलोमीटर की हाइट पे ही क्या होता है कि आपको ओजोन लेयर के बारे में जो बताया था वो होती है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर जो आपको दिख रहा है यहीं पर 32 से 50 किलोमीटर के बीच में ही आपका क्या होता है, ओजोन लेयर या ओजोन मंडल भी होता है, जो कि हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसके ऊपर चलेंगे तो मध्य मंडल या मेसोस्फीयर आपको मिलेगा। मेसोस्फीयर की क्या खासियत है ये देख लीजिए, यह हमारे एटमॉस्फेयर की 3rd मोस्ट लेयर है, तीसरी है, फर्स्ट सेकेंड वो 3rd होगी, ठीक है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, 80 किलोमीटर की हाइट तक आपको ये देखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो भी मेट्रोइड या मेट्रोइड्स आते हैं, उल्का पिंड जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, वो मेसोस्फीयर में ही रगड़ खाने के कारण जल करके खत्म हो जाते हैं, यहीं तक पहुंच पाती है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये मेसोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी मेट्रोइड हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचती और वहीं पर वो रगड़ के कारण, फिक्सचर के कारण जल करके खत्म हो जाती है। वायुमंडल, अच्छा सॉरी, इसमें वो नहीं दे रखा, थर्मोस्फीयर को वायुमंडल, एक सेकंड, ठीक है। थर्मोस्फीयर जो आपको दिख रहा है उसको तापमंडल कहते हैं, इसमें वायुमंडल लिखा है। अब सुन लीजिए, इसकी ये खासियत होती है, ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की हाइट तक होता है, ठीक है, 80 से लेकर के 400 किलोमीटर की हाइट तक होता है। लेकिन इसमें बात यह है कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम लोगों ने क्या सुना है कि जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन वो केवल ट्रोपोस्फीयर में होता है, हर जगह नहीं, और वायुमंडल में ऐसा नहीं होता, वो केवल ट्रोपोस्फीयर तक होता है। समझ वाली बात आपको? मैंने आपको पहले एक चीज सिखाई थी कि जो आपका ट्रोपोस्फीयर है 10 किलोमीटर 13 किलोमीटर की हाइट तक, तो यहाँ पर जैसे जैसे हाइट पे पर 1 किलोमीटर की हाइट पे या 1000 मीटर की हाइट पे टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, लेकिन केवल ही यहीं पर होता है ट्रोपोस्फीयर में। इसके ऊपर आप जाएंगे तो कहीं नहीं होता, लेकिन थर्मोस्फीयर में जाएंगे जो कि 80 से लेके 400 किलोमीटर की हाइट तक ही और ऊपर तक जाता है,
इसकी ये खासियत है कि इसमें जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी जो खासियत है वो देखिए क्या है, इस ट्रोपोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर भी होता है, आयन मंडल। आयनोस्फीयर है ना, उस आयनोस्फीयर की एक खासियत होती है कि जो भी यहाँ रेडियो पे बोला जाता है ना, रेडियो वेव्स धरती से जो भी इस आयनोस्फीयर में ही जाती है और वहां पे इस आयन मंडल या आयनोस्फीयर से टकरा करके लौटती है, जिसके चलते हम रेडियो पे कुछ चीज सुन पाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अब एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल जो बाहरी होता है, इसका कुछ खास उपयोग नहीं है। ये बहुत ही पतली लेयर है, एकदम थिन लेयर है, और इसमें गैसेस भी बहुत ही कम और हल्की गैसें पाई जाती हैं। यहाँ मोस्टली बेटे हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, और यहीं से अंतरिक्ष में तैरती, हमारे स्पेस में वो तैरती रहती। ठीक है ना? हाँ, एक्सोस्फीयर। पूछो क्यों, बताओ क्यों? बट सर यो चिकिनु का 15 से लेकर 35 किलोमीटर थी ओजोन लेयर में। वो हर बुक में अलग अलग है, 32 से 50 याद रखना। ठीक है ना? चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को सारे स्फीयर जितने भी थे? क्लियर है ना? अब चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें और अच्छी तरह से। ये सारे लेयर तो आपको समझा दिए। ले बेटा बुक ले जाओ। अब आप लोग चैप्टर पे आ जाइए। गूगल बहुत कुछ बताता है बेटे, गूगल को बताने दो। गूगल में सारी चीजें ऑथेंटिक नहीं होती। देखिए, एक मिनट, ब्राइटनेस बढ़ा लो जरा मैं। अरे पानी पिलाओ यार, कहाँ गया पानी, देना। अब देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट, ये मैंने आप लोगों को स्टॉर्म्स एंड विंड वाले में भी समझाया था। कौन बच्चा बताएगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होती है? बोलो, कोई बच्चा बोलो, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? याद है किसी को? सर वेदर जो वो होता है सर, जो हर घंटे में चेंज होता है सर। क्लाइमेट है सर, कभी कभी चेंज होता है। वेदर कुछ घंटों में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट किसी भी जगह पे बहुत लंबे समय तक रहने वाले मौसम को क्लाइमेट कहते हैं। हमारे ज्योग्राफी में, भारत की ज्योग्राफी में ये बताया गया है कि किसी भी जगह पे 75 ईयर्स तक एक ही तरह का जो क्लाइमेट रहता है, सॉरी वेदर रहता है, उसी को हम लोग वहां का क्लाइमेट कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इसी के हिसाब से कर देते हैं, इट इज गोइंग टू रेन। देखिए, देखिए, if you imagine our body to be a radio and to mind its speaker, weather is something that fiddled with its control knobs. Weather is this hour to hour day to day condition of atmosphere. हमारे वायुमंडल में दिन ब दिन, एक दिन से दूसरे दिन, एक घंटे से दूसरे घंटे जो भी चेंज होता रहता है। जैसे बेटे अभी थोड़ी देर में बहुत तेज धूप थी ना, अभी भी है, लेकिन अभी एक घंटे बाद क्या होगा, धूप जाएगी, सबको सर्दी लगने लगेगी, आप टी शर्ट में नहीं घूम सकते, है ना? तो ये वेदर ही तो है। और क्लाइमेट क्या होता है, लंबे समय तक। जैसे मैं आपको बताऊं, गर्मियों, यहाँ इंडिया में देखेंगे क्लाइमेट कैसा होता है। गर्मियों के मौसम में गर्मियां पड़ेंगी, ठीक है, अप्रैल से लेके, मतलब कि मार्च लास्ट, अप्रैल से लेकर के आपको जुलाई तक वो गर्मियां मौसम रहेंगी, जून तक। जुलाई अगस्त सितंबर में सर्दियों का मौसम, अक्टूबर नवंबर के महीने में रहेगा ऑटम का महीना। ये हर बार होता है, ऐसा नहीं कि एक साल हुआ दूसरे साल नहीं, हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, दिसंबर से लेकर के फरवरी 15 तक आपको सर्दियां पड़ेंगी, फरवरी 15 से लेकर के अप्रैल 15 तक आपको क्या पड़ेगा, स्प्रिंग का मौसम, बसंत का मौसम रहेगा। तो जो मौसम बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना, वो हमेशा
रिपीट होता रहेगा लगातार, हर बार वो दोहराया जाएगा, उसी को हम लोग वहां का क्लाइमेट कहते हैं। देखिए, तो क्लाइमेट और ये चीज क्लियर हो गया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें सिर्फ दिलीप सर सारे का लीला लीला करे, लीला लीला। क्या करे हो सर? दिलीप सारे पूरे पेज में ब्लू ब्लू करे। भाई गाड़ी जा रही, आवाज नहीं आ रही। आकाश नीला क्यों, यही करे हो आप? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ सर, ये सारा दिलीप ब्लू ब्लू करा पूरी स्क्रीन में। नहीं, वो मैंने किया था, मेरे सिवा। तो देखिए, नाम तो दिलीप का लिखा हुआ था, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। दिलीप सर के बल कूद जा। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। हम अभी यहाँ पर बैठे हैं तो आपको गर्मी लगेगी, और यहाँ चले जाओ तो थोड़ा ठीक लगेगा। ये टेम्परेचर है, ये हर दिन बदलता रहता है, समझ रहे हैं? कभी कुछ मौसम रहेगा, दिन के टाइम सुबह में अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और रहेगा, 8 या 9 बजे जब धूप निकलेगी तो कुछ और टेम्परेचर रहेगा, 12, 1, 2, 3 बजे के टाइम वो कुछ और टेम्परेचर रहेगा, फिर शाम होने लगेगी तो टेम्परेचर कुछ और, रात का टेम्परेचर कुछ और। तो जो भी हमारे आसपास जो हम लोग टेम्परेचर फील करते हैं वो हमारे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का ही टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कौन बोल रहा है? किससे चैलेंज, किसके बीच में लगी है? ये पूछ लिया है। तो तू बता दे, दीदी से पूछ ले, बता देगी। 1 लाख 8 लाख बोलते जा। हाँ, गुड। तो कुछ भी हो, क्या हो गया? दिलीप का है बेटा, ज्यादा जोश में हो, सर के बल कूद जाओ। देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी जगह का टेम्परेचर होता क्या है? द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। किसी भी जगह की हवा में जो भी ठंडक हो या जो गर्मी का एहसास हो, हवा का ठंडा या गर्म होना ही उस जगह का टेम्परेचर होता है। बात समझ में आ रहे हैं? ये एटमॉस्फेयर ही है जिसके कारण हमको गर्माहट या सर्दी का एहसास होता है, हवाएं ही ठंडी या गर्म होती है। बात समझ में आ रही है ना आपको? The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. बिल्कुल, दिन के साथ साथ, दिन और रात के साथ साथ सीजन में भी टेम्परेचर का चेंज होता है ना? सीजन वाइज भी टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। अभी सर्दियों में देखो, आपको क्या कहते हैं, सर्दी लगती है, अभी जैसे ही 1-2 महीने के बाद होगा फिर गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। An important factor that influence the distribution of temperature is insulation. Insulation is the incoming solar energy intercepted by the earth. देखो, ये सूरज की गर्मी या सर्दी का एहसास इसलिए हमें होता है क्योंकि जो सूर्य की गर्मी या सर्दी होती है वो हम तक रेडिएशन के थ्रू आती है, ठीक है ना? अगर आप अभी, आपको क्लास में पढ़ाया भी था और भी आगे आप पढ़ेंगे, कोई चीज सॉलिड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हमारी जो आवाज है, वॉइस है, आप तक क्यों पहुंच रही है? एयर के थ्रू, है ना? लेकिन स्पेस में तो ऐसा कोई एयर नहीं होता। कुछ मेरे पास आने एक बार, बात नहीं कर सकते। चलिए देखिए, तो हम तक जो सोलर एनर्जी आती है, सूरज की जो धूप आती है, वो ताकत आती है, उसको इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है? द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर पे आपको पता है कि सूरज की धूप बिल्कुल सीधी पड़ती है, पढ़ाया था ना आप लोगों को मैंने। मैं कितनी बार ऐसे तिरछा घूमूंगा यार, मैं ही इसको ही घुमा लूं। तो तू भी कर ले, क्या दिक्कत है? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ेगी? इक्वेटर पे। क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहां पे सीधी धूप होती है ना? सन का जो पोजीशन होता है वो इक्वेटर से, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहेगा।
ठीक है, इन दो लाइनों के बीच में रहेगा। तो उसके सबसे इन दोनों लाइनों के बीचों बीच क्या है, इक्वेटर। तो सबसे अधिक सीधी सूर्य की किरणें इक्वेटर पे पड़ती है, इसलिए वो सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इक्वेटर से आप आगे बढ़ते जाओगे तो सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है, स्लैंटिंग सनरेज पड़ती है, जिसके कारण क्या होती है, वहां पर कम गर्मी पड़ती है। आप अगर गर्मियों के मौसम में भी जाएंगे पोलर इलाकों में, तो वहां पर नॉर्मली -30 -40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। आपको समझ रहे हैं ना, इसी तरह टेम्परेचर आता है जी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, आप टेम्परेचर को किस में मापेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, बताओ बेटे, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। अरे 0 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलती हो, दिमाग खराब है। ये मान के चलो कि 7वीं में हो, काहे 10वीं वाला कॉन्सेप्ट लगा रही। आप 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत देर के लिए छोड़ दीजिए, बर्फ जम जाएगी। ठीक है, सुनते जाइए मेरी बात। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो पानी में बॉइलिंग, बुलबुले छूटने लगेंगे, वो बॉयल होने लगेगा। ठीक है, चलिए अगर मून के बारे में मैं आपको बताऊं, तो मून पे किसी भी तरह का ना तो एयर है ना तो वाटर है, कोई तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, ऋतिक क्यों ये ड्राइंग बना रहे हो? एस्ट्रोनॉमर्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फील्ड विद एयर विद दे गो टू द मून। मून पे एयर नहीं है तो एक सूट पहनते हैं जिसके अंदर वाटर ऑक्सीजन टैंक लगी रहती है, जिससे वो सांस लेते रहते हैं, ब्रीदिंग करते रहते हैं। उसके साथ साथ वहां पे जो उनका सूट होता है रेडिएशन से भी बचाता है। सूरज की रोशनी, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास ओजोन लेयर है जो सूरज की किरणों से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को सक कर लेती है, जिससे कि हम बच जाते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरणें हमको स्किन कैंसर नहीं दे पाती। लेकिन अगर वो अगर एयर नहीं होती तो ओजोन लेयर कहाँ रहती? मून पे कोई इस तरह की लेयर ही नहीं है। अब मून पे लेयर नहीं है किसी भी तरह की ओजोन लेयर की, तो क्या होगा, आपको स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जिससे कि सूरज की किरणें से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर तक ना पहुंचे, आपको कैंसर ना हो, बहुत दिक्कत हो सकती है। मून पे एक चीज और है, यहाँ पर जितना भी ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, इसका 1/6 है, छठा हिस्सा वहां पर है। तो यहाँ पर अगर आप एक कदम चलते हो तो वहां पर है ना, आप ऐसे चल नहीं सकते, वहां पे हॉपिंग करनी पड़ती है, छलांग लगा के चलनी पड़ती है। ठीक है, देखो वहां पर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां एयर नहीं है वहां लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो वहां पर अगर वो सूट ना पहना जाए, उनके सूट के अंदर हवा भरी रहती है ताकि एक तरह का उनपे दबाव या एयर का प्रेशर बनाया जाए। अगर नहीं होगा तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं तो इंक वाली को पेन होगी तो जीरो क्या कहते हैं, लो प्रेशर के कारण उससे स्याही बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह हमारे है ना, ज्यादा बॉडी का प्रेशर होने से हमारे खून के वेसल्स, ब्लड वेसल्स फट जाएंगे, खून की नालियां शरीर की फट जाएंगी और हमें है ना इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मर भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए उस सूट के अंदर एयर भरी रहती है ताकि आपके ऊपर एयर का एक प्रेशर बना रहे। A wind is named after the direction from which it blows. ठीक है, हवा या वायु का नाम उस नाम पे होता है जिधर से हवा बह के आती। ठीक है, अगर हवा पश्चिम से आ रही है तो कह रहे हैं ना कि पछुआ हवा बह रही है, अगर कहेंगे पूर्व से आ रही है तो कह रहे पूर्वा बह रही है, या पूर्वी वेस्टर्न विंड बह रही है, ईस्टर्न विंड बह रही है, वेस्टर्न विंड बह रही है। समझ रहे हमारी बात ना आपको, जिधर से हवा आती है वही उसका नाम वही खड़ा है। देखिए एयर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड, देखिए एयर प्रेशर इज डिफाइंड द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface। हवाओं के वजन के कारण धरती के सरफेस पे जो वेट पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। मुंह मत देखो, काम करो 6th क्लास।
नहीं तो बैठा लूंगा यहीं तक फिर 6 बजे तक। द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। केवल रट्टू तो तेरे को ये भी ना समझ में आता अलजेब्रा के क्वेश्चन इतने करा दिए अलजेब्रा पूरा तुम लोगों को। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जो समुद्र का स्तर होता है सबसे नीचे होता है, तो वहां पे सबसे अधिक एयर प्रेशर होता है। और जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे, धरती पे सबसे ऊंची जगह कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो वहां पे एयर प्रेशर बहुत लो होता है, इसीलिए हम सांस भी नहीं ले पाते। ठीक है। अगर प्रेशर लो होगा, हाई प्रेशर होगा तो आकाश साफ हो गया, हाई प्रेशर का मौसम, आकाश साफ है। अगर लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? क्लाउडी मौसम होगा और ज्यादा से ज्यादा बारिश आंधी तूफान आने का खतरा होता है। समझ में की बात? लो प्रेशर मतलब आंधी तूफान बारिश या क्लाउड ये सब आ जाएंगे। और हाई प्रेशर या उच्च वायु दाब, लो प्रेशर मतलब निम्न वायु दाब, हाई प्रेशर मतलब उच्च वायु दाब। ठीक है ना। विंड की बात करें, आज बेटा इतना ही, थोड़ा सा 2 या 2.5 पेज बच रखा है, तो कल इसके साथ साथ मैं ये 10-15 मिनट में खत्म करके एक वीडियो बना करके फिर एक दूसरा भी चैप्टर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। आज इतना ही कर। सब बता रहे हैं आपको, चिंता मत करिए।